दोस्तों अभी जो है आप लोगों का जो है ऑल इन वन का जो है ये थर्ड सेशन है, जहाँ पर बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से अपने पहले सेशन में हम लोगों ने कवर किया था। कल मैं आप लोगों को बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि 4 रिपोर्ट था बेसिकली, जिसमें व्हाइट पेपर रिपोर्ट था, साइमन कमीशन के रिपोर्ट थे और भी कई सारी चीजें थी, जिसके बाद में जाके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है। लेकिन आज जो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और क्या क्या मेन था, तो वहां पर तो हम लोग एक लेजिस्लेचर से रिलेटेड देखते हैं बेसिकली, है ना, और कुछ लिस्ट वगैरह के बारे में देखते हैं। तो फिलहाल जो है आज हम लोग फेडरल कोड जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फेडरल कोड बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1937 में एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये फेडरल कोड के बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, जहां पर बेसिकली उस टाइम पीरियड में यानी जो है 1937 में जो 6 जजेस होते थे उसके साथ में हमारा फेडरल कोड जो है वर्क करता था, है ना। तो यहाँ पर सीजीआई इंक्लूडेड करके जो है बेसिकली मतलब चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस, है ना, यानी 6+1 तो 7 जजेस होते थे हमारे फेडरल कोर्ट में। अब यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए ही हमारा जो है फेडरल कोड बना हुआ था, और साथ ही साथ जो है आरबीआई एक्ट भी हम लोग जो देखते हैं तो आरबीआई एक्ट भी जो बना था हमारे पास में, जिसके जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया जाता है, ये आरबीआई एक्ट 1935 के जरिए ही था। तो फिलहाल जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं फेडरल कोड के बारे में कि ये किस तरीके से जो है आगे हमारा जो है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट या जो बेसिकली हमारा जुडिशरी सिस्टम उसको बनाने का काम करता है और उसको रिप्लेस करने का काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फॉर्म हो जाता है, ये तो छोड़ दो आप लोग। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फेडरल कोर्ट जो कि दिल्ली में बना था, और वहां पर जो है बेसिकली क्या होता था कि चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। तो वहां पर क्या है कि सीजेआई के साथ साथ आपके पास में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 6 जजेस हुआ करते थे। तो ऑन दैट टाइम पीरियड फेडरल कोर्ट में 7 जजेस होते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक हमारे पास में क्या होता था बेसिकली 6 जजेस के बेंचेस होते थे। तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये तो यहाँ पर है भले ही, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फेडरल कोड जो है ये एस्टेब्लिश किया गया आरबीआई एक्ट 1935 में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आरबीआई एक्ट जब आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 4 जो है मेन सोर्सेज होता है हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए, है ना। तो व्हाइट पेपर रिपोर्ट जो है उससे भी हमारा कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेशन था, और हमारे पास में जो सोर्सेज थे उसमें व्हाइट पेपर भी था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग द फेडरल कोड वाज पार्ट ऑफ द व्हाइट पेपर स्कीम। तो व्हाइट पेपर स्कीम का मेनली रोल हमारे पास कहां से है, यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब बनाया जाता है तो उसके 4 मेन सोर्सेज होते हैं, उसमें से एक व्हाइट पेपर स्कीम भी था। तो याद रखना कि जो हमारा फेडरल कोड था ये आगे हम लोग देखेंगे भी कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये चेंज हो जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो इसलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसका नींव एक तरीके से फेडरल कोर्ट से निकल के आता है। तो ये व्हाइट पेपर स्कीम जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये फेडरल कोर्ट होता था एक तरीके से प्रीडिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसका प्रीडिसर के रूप में कंसीडर किया जाता है हमारे फेडरल कोर्ट को। अब फेडरल कोर्ट में क्या होता था कि जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रेवी काउंसिल, है ना, ये प्रेवी काउंसिल एंड रिप्लेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी हमारा ये है कि फेडरल कोर्ट एंड जुडिशियल कमेटी उस टाइम पीरियड में यानी आफ्टर मतलब 1949 तक, है ना। तो ये क्या होता था हमारे पास में फेडरल कोर्ट होता था और साथ ही साथ जो है कई सारे जुडिशियल कमेटी होते थे। उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवी काउंसिल कमेटी को बनाया, है ना। ये प्रीवी काउंसिल कमेटी बना और उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ये फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में। आगे हम लोग फर्दर देखते हैं इसको डिटेल में। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट माना जाता है हमारा, और एक तरीके से जिसके अंदर में आप अपील कर सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए आपको कई सारे आर्टिकल के जरिए प्रोविजन भी देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताइए कि टू द पॉइंट बात नहीं करके हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू है हमारे पास में, और इंडिया का जो फेडरल स्टेट है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, इसके बारे में आपको पता रखना पड़ेगा। और उसी तरीके से ये जो हमारा कोर्ट है यानी जो जुडिशियल सिस्टम है ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज जो है वो हमारे पास में क्या है कि 3 टायर स्ट्रक्चर में है, उसी तरीके से यानी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी 3 टायर स्ट्रक्चर में है। अब ये 3 टायर स्ट्रक्चर क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोपरि सबसे ऊपर होगा, उसके बाद में हाई कोर्ट यानी स्टेट से रिलेटेड है, उसके अलावा सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें हमारा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आता है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा
सेंट्रल लेवल का, या जिसको मैंने आप लोगों को कवर भी कराया था यानी यूनियन लेवल पे। उसी तरीके से हाई कोर्ट जो है बेसिकली हमारे पास में किस लेवल पे आ जाता है, ये हमारे पास में स्टेट लेवल पे आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसको देखते हैं, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह होता है वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आ जाता है हमारा। जिस तरीके से हम लोग 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज में पढ़ते हैं, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट यानी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर है इंडिया में। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहां से आ रहा है हमारा, यहां से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से। और ये कब बना था, 1937 में। और इसका मेन जो है सोर्स हमारे पास कहां से मिलता है, व्हाइट पेपर स्कीम, जहां से हमें ये एक तरीके से सॉल्यूशन निकलता है कि भाई साहब हमारे पास में फेडरल कोर्ट जैसी संस्था या इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। अब ये जो है कि हमारे पास में क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल। अब सबसे पहले ये जानो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 जो आता है वो बेसिकली एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जो है जुडिशियरी को एस्टैब्लिश करने का काम करता है कलकत्ता में। अब वहां पर क्या होता था कि जिसके पास में कोर्ट के पास में फुल रिकॉर्ड मतलब फुल पावर होता था और अथॉरिटी होता था, यानी उस टाइम पीरियड में हमारे पास में कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं था कि हम जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके हाई कोर्ट से होके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा उस समय में, जिसके पास में सभी का सभी पावर एक तरीके से एग्जिस्ट करता था, वो अगर जो कह देगा उसे हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास में एस्टेब्लिश होता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसको क्या है कि एक तरीके से जो भी क्राइम से रिलेटेड या जो कुछ भी होता था उसको कंप्लेंट से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ता था, इसी सुप्रीम कोर्ट में आप जाके एक तरीके से बता सकते हैं। चाहे हम लोग अपना कवर भी करते हैं वहां पर, जैसे क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, फिर उसके बाद में उड़ीसा और बिहार जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में जो है अगर देखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रिलेटेड अगर कुछ भी क्राइम से रिलेटेड चीजें होती है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट होता था। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जो था सबसे पहले जो है मद्रास में, अच्छा सॉरी, सबसे पहले तो कलकत्ता में 1773 में, और उसके बाद में मद्रास एंड बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया जाता है किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा। अब ये किंग जॉर्ज थर्ड का नाम आ गया यहाँ पर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को एस्टेब्लिश किया। पहले हमारे पास में कोलकाता होता था, और उसके अलावा जो है ये सब कुछ हुआ कब, यानी जो बॉम्बे वाला एस्टेब्लिश किया गया 1800 में एस्टेब्लिश किया गया, और 1823 में हमारे पास में जो है एक तरीके से सॉरी बॉम्बे वाले 1823 में और मद्रास वाले 1800 में एस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पर ये है कि द इंडिया हाई कोर्ट एक्ट जो है हमारे पास कब निकल के आता है, 1861 में, है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में था सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम लोगों ने बॉम्बे एंड मद्रास में एस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद में अब हाई कोर्ट एक्ट आता है। अब यहाँ से जो है वेरियस हाई कोर्ट बनेगा अलग अलग प्रोविंस में। उस टाइम पीरियड में स्टेट नहीं होता था, हमारे पास में प्रोविंस होता था। आगे हम लोग देखेंगे भी कि डोमिनियन स्टेट वाला जो है बेसिकली हमारे पास में कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। अच्छा, मैंने कल भी तो बताया ही था ये सारी चीजें। तो 1861 में हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है हमारे पास में एक तरीके से एक्ट आता है, और वो एक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता एंड मद्रास एंड बॉम्बे, उसको खत्म कर दिया गया, और सदर अदालत जितने भी प्रेसिडेंसी में हुआ करते थे वो सबको खत्म कर दिया गया ये हाई कोर्ट एक्ट 1861 के जरिए। क्योंकि भाई साहब अब हाई कोर्ट जो होगा वो प्रोविंस का हेड माना जाएगा। तो ये देख सकते हो कि किस तरीके से जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल केसेस टिल द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी 1935 का जो फेडरल कोर्ट ऑफ जो एक्ट बेसिकली फेडरल कोर्ट से रिलेटेड जो एक्ट है हमारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए बना था। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि हाई कोर्ट जो होता था एक तरीके से हाईएस्ट कोर्ट माना जाता था उस टाइम पीरियड में, है ना। तो प्रोविंस से रिलेटेड अगर कुछ भी हो रहा है तो वहां पर हाई कोर्ट जो है एक तरीके से मेन माना जाता था। फेडरल कोर्ट सोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंस एंड फेडरल स्टेट। अब वहां पर हम लोग देखते हैं कि फेडरल से रिलेटेड बेसिकली जैसे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि एक तो हमारे यूनियन से रिलेटेड होगा, है ना, जो हमारे पास में आगे निकल के भी आता है कॉन्सेप्ट। तो उसी तरीके से अगर स्टेट यानी प्रोविंस जो होता था, फेडरल स्टेट एंड जो भी हमारे पास में एक तरीके से डिस्प्यूट होता था किनके बीच में, प्रोविंस के बीच में, उसको सॉल्व करने का काम हमारा फेडरल कोर्ट करता था। तो यानी ये फेडरल कोर्ट जो है एक तरीके से किस चीज का काम करता था हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना। तो आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के बाद से अगर कोई मसला हो जा रहा है मान लो, और वहां पर जो है अगर सेंटर से रिलेटेड कोई मसला हो जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि ये मसला आपका फेडरल कोर्ट में आएगा और वहां पर जाके इन सारी चीजों को डिस्कशन किया जाएगा। वहां पर अपील होगा और उसके अगेंस्ट जजमेंट अगर आता है तो फिर उसके बाद में आप जाके अपील वगैरह कर सकते हैं फेडरल कोर्ट में। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था। देखो, इसको समझने के लिए सबसे आसान तुम्हारा यही है कि हम जो है अभी के स्ट्रक्चर को समझना चाह रहे हैं, तो आपको अभी भी उसी तरीके से समझना पड़ेगा। जिस तरीके से यूनियन का अगर हम लोग देखते हैं पार्ट 5, तो वहां पर जो है चैप्टर 6 है यूनियन जुडिशियरी। वहां पर जो है बेसिकली हमारे पास में क्या सारी चीजें मेंशन है, ये जुडिशियरी से रिलेटेड, बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड, यानी जो 3 स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा है अपने जुडिशियरी सिस्टम से रिलेटेड, वहां पर आपको डिटेल में कवर करने को मिलता है।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 147 आर्टिकल 124 टू 147 तक ये किस चीज के बारे में बात करता है? पार्ट 5 का कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये ओवरऑल जो है आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है हमारे जुडिशियरी से रिलेटेड, चाहे उसके पावर के बारे में देख ले हम लोग, प्रोसीजर के बारे में देख ले, इंडिपेंडेंसी क्या है उसके पास में, और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करेगा, ये सब कुछ हमारा सुप्रीम कोर्ट का 124 टू 147 देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124 है, ये बताता है कि स्टेट के पास में क्या होगा, शैल बी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो और उसके पास में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई भी होगा। और जिस टाइम पीरियड में ये जो एक्ट आया था, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस समय में हमारे पास क्या था कि नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 6 हमारे पास में जजेस होते थे प्लस सीजेआई हमारे पास में होते थे। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 7 जजेस के बेंचेस होते थे, जिसमें सीजेआई इंक्लूडेड है। तो ये आर्टिकल 124 का क्लोज 1 जो है ये बताता है कि सीजेआई होगा, है ना, जिसमें मतलब बेसिकली सीजेआई नहीं होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा स्टेट का, और उसका जो है हेड ऑफ जजेस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? हमारा आर्टिकल 124 का 1 जो है वहां पर हम लोगों को डिस्कशन देखा गया है। अब उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से हमारे पास में ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेटिव और एडवाइजरी, ये तो सबको पता है, चलो ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका जो है किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। तो एक तो ओरिजिनल होता है, अपील कर सकते हो आप, एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये सुना सकते हैं किसी भी मसले पे, और अपीलेट जो है अपील से रिलेटेड, अगर मान लो किसी हाई कोर्ट का मसला है ना, तो वो उस पर भी जो है फैसले बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एडवाइजरी जुडिशरी से रिलेटेड भी ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो है इनके पास में एक तरीके से पावर है, जिसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है। ओरिजिनली अगर अभी के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस जो है फिक्स 8 नहीं, ये भी हमारे पास में जो है चेंज हो गया है ना। तो हमारे पास में अभी अगर करंट में देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास में 34 जजेस है, जिसमें से जो है बेसिकली एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अगर हमारे पास में जनवरी 2025 के हिसाब से देखते हैं, तो हमारे पास में 32 जजेस है सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को लेकर, है ना, यानी हमारा 2 पोस्ट जो है अभी खाली देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, करंट में जो है सुप्रीम कोर्ट की जजेस को लेकर कितने स्ट्रेंथ है। तो याद रखना 34 जजेस है इंक्लूडेड सीजेआई, है ना। तो ये सब अमेंडमेंट वगैरह होता है, उसमें मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी करंट में अभी हमारे पास में हरिलाल जे कानिया जी है, सॉरी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हरिलाल जे कानिया जी है, और फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली एक तरीके से जो है फीमेल जजेस जो है मानी जाती हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन लीला सेठ जो थी मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनके इंडिया की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया था। तो करंट में तो हमारे पास में 34 जजेस है, इसके बारे में स्टैंड, और अभी हमारे पास में वर्किंग कितने लोग हैं, तो 32 जजेस हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरिलाल जे कानिया, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। फातिमा बीवी जो है इंडियन हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की जजेस थी, और लीला सेठ जो है हिस्ट्री के अगर हम लोग देखते हो तो फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थी। उसके अलावा जो है द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सबको पता है, और कंसल्ट उनको करना पड़ेगा विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इट इज नेसेसरी। अगर कहीं पर जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस वगैरह से भी एक तरीके से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट वाला वही प्रोसेस है, और पार्लियामेंट में वही जो है 1/3 वाला जो 2/3 मेजोरिटी जो है आपको एक तरीके से पास कराना पड़ता है दोनों हाउसेस में, वही है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। किस केस में आप इम्पीचमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी, तो मिस बिहेवियर और इन कैपेसिटी जो है उसके बेसिस पे जो है आप कर सकते हैं। और रिसेंट में जो है एक हाई कोर्ट के जजेस को लेकर हम लोग देखते भी हैं करंट अफेयर में कि जो है वहां पर जो है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है तब जाके आप उसको रिमूव कर सकते हैं इम्पीचमेंट के जरिए, और ये प्रेसिडेंट स्टार्ट कर सकता है इस प्रोसेस को। तो ये चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो देख रहे हैं, अच्छा इसको आई थिंक चलो ठीक है अगले दिन कवर करते हैं, अगले दिन ही अभी कवर कर लो, चलो ठीक है। अगस्त ऑफर जो है 1940 का है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे पास में बन के आ जाता है, और हम लोग वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे, और वहां पर कितने लोग अटेंड करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। तो अब क्या होता है कि वहां पर वाइसरॉय जो होते हैं लिन लिथगो, ये क्या करते हैं ऑफर लेके आते हैं, एक अगस्त ऑफर, जिसमें डोमिनियन स्टेटस यानी डोमिनियन मॉडल के बारे में ये डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 1939 में बेसिकली जो है हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है ना।
तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है जैसे खत्म होने वाला होता है, तो ये एक तरीके से इस पे मान जाते हैं कि चलो ठीक है, डोमिनियन मॉडल जो है इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये डोमिनियन मॉडल क्या था, इसके बारे में मैंने डोमिनियन स्टेटस के बारे में कल बताया था। यानी कुछ चीजें आपके पास में, कुछ चीजें हमारे पास में होगा, दोनों मिल बांट के एक तरीके से रूल करेंगे। तो ये था एक तरीके से आईएनसी का डिमांड भी था, है ना, उस समय में जो हमारे पास में नेहरू रिपोर्ट जो आता है बेसिकली, तो नेहरू रिपोर्ट भी यही डिमांड कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद में आईएनसी भी यही डिमांड करने लग जाता है। तो ये सब कुछ हमारे सामने निकल के आता है अगस्त ऑफर में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगस्त ऑफर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लीन लिथगो वाइसरॉय जो थे उन्होंने किया था। और यहाँ पर किस चीज की डिमांड की जा रही थी, डोमिनियन मॉडल जो कि दिया जा रहा था। और एक तरीके से जो एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 था उसके खत्म हो जाने के बाद ये लोग बता रहे थे कि ये डोमिनियन मॉडल जो है आपको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है हमारे पास में, ये हमारे पास में 1942 में आता है ना। अब क्रिप्स मॉडल के साथ में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया हुआ है, इधर मॉडर्न हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट को भी स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया हुआ है और यहाँ पर क्रिप्स मिशन आ जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो है बेसिकली कई सारी और भी चीजें होते हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और कई सारे 2 और लोगों को भी इसके साथ में भेजा जाता है कि ड्राफ्ट किया जाए और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेमिंग को लेकर, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए क्रिप्स मिशन को बनाया जाता है और क्रिप्स मिशन के जरिए जो है डोमिनियन स्टेटस जो है हमारे कंट्री को देने की बात की जाती है। लेकिन इसको हम लोग एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते और पूरी तरीके से जो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज की डिमांड पे अड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें भी है। अगस्त ऑफर के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्रिप्स मिशन में जो नाम आया है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग अपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है आज जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजों को कवर नहीं किया हूँ, क्योंकि सिर्फ खाना पूर्ति करना मकसद नहीं, अपना डिटेल में कवर करना होता है ना, चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। तो क्लासिफिकेशन को यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ग्रुप दिया जा सकता है और उसमें जो है क्या देखना रहता है, ऑड आउट जो है वर्ड वन और जो है उसमें से आपको फाइंड करना पड़ता है ना। तो जो भी मिसिंग जिस तरीके से हम लोग फाइंड करते थे उसी तरीके से वर्ड वन आउट फाइंड करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि देखो, कोई भी ग्रुप दिया रहेगा उसमें जो है कॉमन क्वालिटी जो कि सबके साथ में होगा, बट एक ऐसा होगा जो कि उस कॉमन क्वालिटी के साथ में मैच नहीं कर रहा होगा। ये ऐसे समझ में आने से रहा, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर समझ में आ जाएगा। रीजनिंग 90% क्वेश्चन में रखा होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जामिया का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या देख सकते हैं कि ऑरेंज है, एप्पल है, गुआवा है। तो यहाँ पर एक चीज लगा रहे हैं कि भाई साहब ये सब तो फ्रूट वाले कैटेगरी में आ रहे हैं ना। तो ये तो सब क्या मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि उसमें फ्रूट वाला जो है कॉमन क्वालिटी देखने को मिल रहा है। ब्रिंजल है, पोमीग्रेनेट है, वीट है। तो यहाँ पर ब्रिंजल जो है एक तरीके से हमारा किस में आ जाएगा, वेजिटेबल में आ जाएगा। और पोमीग्रेनेट जो है फ्रूट में आ जाएगा। वीट जो है हमारा किस में आ जाएगा, मेज वगैरह, यानी जो भी हमारा जो अन्न होता है उसमें आ जाएगा, है ना। तो राइस, पल्सेस, कॉटन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, क्यूमिन, कोरिएंडर, मिलेट। अब क्या मिलेट जो है हमारा उसमें जो एक तरीके से स्पाइस जो होता है उस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो ये कॉमन क्वालिटी जो है आपको देखना पड़ेगा। आप देखो कि ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, अब इसमें से तुमको नहीं बताना है ना। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हो इसमें बताना है। तो ये सब तो फ्रूट वाले में आ गया, ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, वीट जो है इसमें देख लो, राइस, पल्सेस, कॉटन, क्यूमिन, कोरिएंडर, मिलेट। यानी यहाँ पर जो हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो लॉजिक लगा रहे हैं वो यहाँ पर फेल होने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन जो ऑलरेडी दिया गया हुआ है, जैसे ऑरेंज, एप्पल, गुआवा। अब इसके हिसाब से ये तो फ्रूट था, ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, वीट ये क्या था भाई साहब, राइस, पल्सेस, कॉटन ये किस कैटेगरी में आएगा, क्यूमिन, कोरिएंडर, मिलेट। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से जो 3-3 का पेयर दिया गया है, इसमें से 3 ऐसा होगा जो कि एक कैटेगरी में कहीं पर जाकर शिफ्ट हो रहा होगा और एक जो है कोई ग्रुप में शिफ्ट नहीं हो रहा होगा। तो इसको आपको फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप लोग बताओ। यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ में जैसे हम जिसका कुछ तो हम लोग जिसके फ्लावर को खाते हैं ना, और कुछ तो है जिसके हम लोग अंदर वाले पार्ट को खाते हैं। तो यहाँ पर वो वाला जो है आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लगने वाला मिलेगा। उसके अलावा ऑस्ट्रिच, हेन, स्वान, डक, लाइन, हॉर्स, जेब्रा, कैबेज, रोज, इंडिया, बर्ड, मोबाइल। तो यहाँ पर इजी है, ये सब सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। वही है कि कॉमन जो है तुम इसमें ढूंढ लोगे, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। कीबोर्ड है, माउस कैटेगरी हो जाएगा, लेवरेट, क्लब, एलिफेंट, येन, पाउंड, करेंसी। तो ये सब तो एक कैटेगरी में आ जाएगा। हर्ट्ज है, कैलोरी है, वाट है, ये सब यूनिट में बात हो रहा है। कीबोर्ड, माउस कैटेगरी ये तो कुछ लेना देना, क्लब, एलिफेंट। तो यहाँ पर थोड़ा दोनों में देख लोगे तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये था बेसिकली आज का ये लाइव सेशन। उसके बाद में हम लोग अभी बस इस सेशन को इसलिए कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ था कि 3 सेशन थोड़े बहुत जो है आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाए। वैसे क्लासिफिकेशन को मैंने पेड वाले में आप लोगों के सामने डिटेल में कवर भी कराया है ना, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी जो लोग भी यहाँ पर नए होंगे, अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना हो तो 9891460883 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी जो है मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट हुआ है, तो मॉक टेस्ट वगैरह भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकता है। मॉक टेस्ट के लिए कोई ज़्यादा चार्ज आपको पे भी नहीं करना पड़ता है। तो सेपरेट मॉक टेस्ट जो है अभी तो हम लोगों ने फाइनली अनाउंस नहीं किया है, सेपरेट मॉक टेस्ट नहीं, यानी ये सब कुछ हमारे पेड कोर्स के जरिए जो पेड बैच में बच्चे हैं यानी प्रीमियम यूजर जो है उनके लिए ये सारी चीज़ों को बनाया गया। तो अगर आप लोगों में से कोई मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्वेरी डाल सकते हो, उसी हिसाब से जो है लॉन्च किया जाएगा मॉक टेस्ट को। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? अच्छा, कल वाली वीडियो में थोड़ा सा जो है साउंड का मसला हो गया था।
अब उसको मतलब आगे मैं देख रहा था सही है, स्टार्टिंग में देखा सही है, तो इसकी वजह से वो दिक्कत हो गया। खैर आज वैसा कुछ नहीं होगा, हम चेक करके अपलोड कर रहे होंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो है एज ए फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर बार की तरह इस बार भी मुझे बताने की कोशिश करेंगे।